बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। कारोबार को दस्तावेजी शक्ल देने, सारिफीन को टैक्स नेट में लाने का मंसूबा। अब सारिफ अदा करदा सेल्स टैक्स का 5% वापस ले सकेंगे। रजिस्टर्ड दुकानदारों से खरीदारी पर यह सहूलत मिलेगी। सारिफीन को टैक्स आसान मोबाइल ऐप के जरिए अकाउंट खोलना होगा। मुल्क के निज़ाम सेहत को एक और बहरान का सामना। दिमागी अवारिस के लिए इस्तेमाल होने वाली दर्जनों अद्वियात मार्केट में दस्तयाब नहीं। अद्वियात साज कंपनी ने मुनासिब मार्जिन न होने के बायस अद्वियात की पैदावार रोक दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल पहले टेस्ट में आमने सामने होंगे। कौमी टेस्ट स्क्वाड की ट्रेनिंग सेशन में मशकें जोरों पर। इंजरीज की बला कौमी क्रिकेटर्स के पीछे पड़ गई। शादाब खान भी पहले टेस्ट से बाहर हो गए। और सदियों पर मुहित पश्तून सकाफत के हर रंग और अंदाज मोहब्बत से भरे हुए मंगनी की अहम रस्म रूमाल यानी दस्माल पश्तून सकाफत का लाजमी हिस्सा। दस्माल मंगनी के वक्त लड़की वालों की जानिब से दूल्हे को दिया जाता है। रूमाल में सब्ज, सफ़ेद और सुर्ख रंग मोहब्बत, खुशहाली और अमन की अलामत। जी जनाब, टॉप स्टोरीज आपने जानी। एक अच्छी खबर हम आपके लिए लेके आए हैं। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने इस्लामाबाद से तेहरान और फिर इस्तांबुल तक रेल सर्विस बहाल करने पर इत्तेफाक कर लिया है। और हालिया मुआहदे के मुताबिक ये कार्गो रेल सर्विस जो है अगले साल से बाकायदगी से चलाई जाएगी। ये सर्विस साल 2009 में शुरू की गई थी, लेकिन फिर इस पर मजीद पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। और अब इन 3 ममालिक ने इसकी 2021 में बहाली पर इत्तेफाक कर लिया है। तुर्की में पाकिस्तान के कौंसलर जनरल बिलाल पाशा के मुताबिक इस सर्विस को ITI कंटेनर ट्रेन का नाम भी दिया गया है। और एक ये भी सुनने में बात आई थी कि बाद में इस मंसूबे में आज़रबाईजान को भी शामिल किया जा सकता है। सो यकीनी तौर पे ये जिसे एज ऑफ कनेक्टिविटी कहते हैं, तो ये कनेक्टिविटी की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। और इस मंसूबे की बहाली का फैसला 2 हफ्ते कबल एक ऑनलाइन इजलास के दौरान किया गया था। बिलाल पाशा के मुताबिक तीनों ममालिक ने इस ट्रेन सर्विस से मुतालिक अपनी अपनी रिपोर्ट्स भी पेश की और अपने अपने मसाइल और मुश्किलात का जिक्र भी किया। और जिसके बाद ट्रेन की बहाली का उसूली फैसला कर लिया गया है। तमाम तर मामलात जो हैं वो आपस में तीनों ममालिक ने डिस्कस कर लिए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। वफाकी वजीर बराए रेलवे आज़म सवाती साहब हमारे साथ मौजूद है। आज़म खान सवाती साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान ट्रेन सर्विस खित्ते के लिए किस कदर अहमियत का हामिल है? क्या इससे गवादर और चाबहार बंदरगाहें भी आपस में कनेक्ट होंगी? बुनियादी तौर पर ये हमारा ML3 जो है ये वो प्रोग्राम है जो जब कंसीव हो जाएगा, इसलिए कि आज आप देख लें कि ट्रक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से हमारे रोड तबाह हो रहे हैं, हमारी पूरी इन्वायरमेंट जो है तबाह हो रही है। और जो ट्रेवलिंग के अंदर अगर कंजेशन हो तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकली जो ड्राइवर हैं या सफ़र करने वाले हैं कितनी अजियत से जो है गुजरते हैं। इसलिए दुनिया के अंदर आज बेहतरीन, सेफ, क्विक और सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का तरीका जो है वो रेलवे का है। वो फ्रेट भी है और पैसेंजर भी है। दुनिया के जितने ममालिक ने तरक्की की है, आप चाइना को ज़रा देख लें कि किस तेज़ी से जो है ये फास्ट टेक नए किस्म की जो है वो बुलेट ट्रेन हैं और क्या क्या हैं कि आज जो है 500-600 किलोमीटर पर आवर के ज़रिए से जो है वो मतलब चल रही है। मैग्नेटिक किस्म की जो है ट्रेनें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान उस तरक्की की दौड़ के अंदर बहुत पीछे रह गया है। बिल्कुल सही। मैं अगर एस्टिमेट करूँ कितना पीछे रह गया है तो मैं ये कहूँगा वसूख के साथ कि कम अज़ कम जो है हम 60 साल जो है ये पीछे हैं। मैं लास्ट टाइम जब ट्रेवल किया था पाकिस्तान रेलवे के अंदर तो 1974 में था। मैंने शादी की थी और मैं और मेरी वाइफ जो है हवेलियां से कराची तक हमने सफ़र किया था। ठीक। और अब जब मैं रेलवे का मिनिस्टर बना तो खौफ पहले से तारी था। जो आम लोग हैं जो ट्रस्ट उनका नहीं है कि रेल जो है टाइम के ऊपर पहुंचाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि मैं लास्ट वीक जो है जब लाहौर गया, इतना आरामदेह सफ़र कि उतरते हुए हालांकि मैं 72 ईयर मेरी एज हो चुकी है, लेकिन मैं जब रेलवे से उतरा, आप यकीन करें मैं ऐसा नहीं कहता
कि अगर मैं अपनी गाड़ी से जो आरामदेह है इंतहाई, अगर उससे उतरता तो कम से कम जो है मुझे मेरे जोड़ों में तकलीफ होती। बिल्कुल सही सही, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं। सर बिल्कुल सही फरमाइएगा। ये जिस ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, ये 2009 में इसकी आजमाइशी सर्विस का आगाज हुआ था, लेकिन फिर रुक गया और उस वक्त से लेकर अब तक ये ट्रेन सर्विस जो है इस पर पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकी, ये क्यों निगलेक्ट का शिकार रही? देखें जी, ये ट्रैक जो है ये बड़ा ओल्ड है। इस ट्रैक को जब तक आप देखें ना, इस वक्त जितने भी आपके ट्रैक इस वक्त रेलवे के हैं, सवाए एक आज के जो डबल है या वो इतना मजबूत है कि उसके ऊपर जो है ट्रेन अपनी उस स्पीड के साथ जो है जा सकेगी। कार्गो बुनियादी तौर पर अब मईशत की रीढ़ की हड्डी हो चुका है। उसके लिए ज़रूरी है कि कार्गो फार्म से मार्केट और मार्केट से जो है आपके ट्रेन के ऊपर जो है वो जाए। कितनी तेज़ी से ट्रेन जो है ये दौड़ती है, उसके तनाज़र के अंदर जो है आपको कार्गो जो है वो दिया जाएगा, वरना इसका सब्स्टिट्यूट जो रास्ते हैं, और वो जाहिर है कि भाई रोड जो है उसको दिया जाएगा या बस सी दिया जाएगा। इसलिए जब तक आपके ट्रैक जो है वो महफूज ना हो, सिक्योर ना हो, उस वक़्त तक जो है ये रास्ता जो है, मेरा ये ख्याल है कि इसको हम इंशाल्लाह ताला रिवाइव करेंगे, नई जदत के ऊपर लेके आएंगे कि इसकी पटड़ी जो है ये भी सही हो, और इसके ऊपर जो है नई किस्म की ट्रेन जो फास्ट ट्रेन है वो कम से कम चले, वो कार्गो। ठीक है आज़म सवाती साहब, क्या मुस्तकबिल में ये कार्गो ट्रेन सर्विस मुसाफिर ट्रेन में भी तब्दील हो सकती है? लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखिए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं जी। ये कोई जिस ट्रैक के ऊपर जो है आपको कार्गो चलता है, उसी ट्रैक के ऊपर जो है आपकी पैसेंजर ट्रेन भी चलती है। तो आज तो दुनिया जो है ग्लोबल वर्ल्ड की हैसियत से आजकल तो आप समझें कि आपके जो बॉर्डर हैं वो भी तकरीबन सिक्योरिटी की हद तक है, बाकी सारे जो है ख़त्म हो जाएगा। आप जाए ना, जो सबसे बड़ी मंडी है आपकी यूरोप की, कितने ममालिक जो है रेल के ज़रिए एक दूसरे से जो है मुंसलिक हैं, और सिस्टम जो उन्होंने डिवाइस किया है इतना फास्ट, इतना सिक्योर है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर जब ट्रेन जाती है तो कोई ऐसी गार्ड वगैरह जो है वो चेंज नहीं होते, उसी तरीके से जाते हैं। वो पैसेंजर भी है और वो फ्रेट भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है एक कंबाइंड हमारा प्रोग्राम है, जिसके लिए अभी कुछ वक्त चलेगा। इस वक्त सारा हमारा जो फोकस है वो ML1 का है, जो हमारा अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट है, और जिससे जो है पाकिस्तान अब तरक्की के मंजिल के ऊपर जो है वो चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट के अंदर भी, पैसेंजर ट्रेन के अंदर भी और कार्गो। सही, ये भी फरमाइएगा कि रेलवे का ये इंटरनेशनल कार्गो रूट पाकिस्तान रेलवेज के लिए कितना मुनाफा बख्श साबित होगा? बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए, आजकल जो है आप बाई एयर अगर कार्गो लेके आते हैं तो बड़ा कॉस्टली होता है। सी जो है अगर डायरेक्ट आपका है तो सी तो सबसे सस्ता है, लेकिन जाहिर है कि जहां जहां आपने मंडियों में पहुंचाना है तो सी जो है एक बंदरगाह दूसरी बंदरगाह तक तो जा सकती है, लेकिन उसके बाद जो है आपको बेहतरीन जो आमदोरफ्त का जरिया या पहुंचाने का जरिया है वो आपका रेल रोड है। अब मैं इसका मुआवजा इस तरीके से कराऊं कि इस वक्त पाकिस्तान का फ्रेट जो है, आप ये समझें कि ज़िंदगी के आखिरी उस मरहले के अंदर है, इसको अब रिवाइव करने की ज़रूरत है, वरना जो है इसकी सांस जो है निकलने वाली है। इन हालात के अंदर भी अगर एक डेस्टिनेशन के ऊपर आपका जो कार्गो है ट्रक लेके जाता है, आपका कंटेनर जो है वो ट्रक लेके जाता है किसी एक जगह के ऊपर, उसका अगर आप ये लगा लें कि 1000 रुपया खर्चा है, उसके मुकाबले में फ्रेट ट्रेन के जरिए 300 रुपया है, और उस 300 रुपया में भी मुनाफा जो है मिलता है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इसको साइंटिफिक तौर पर इन्वेस्ट करके, रिफर्बिश करके, रिवाइव करके, अच्छा अगर आपका ट्रैक होगा और वहाँ लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जो है आपके क्विक रास्ता आपके पास होगा, क्रेन्स होंगी, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 300 जहाँ खर्चा आता है वहाँ हम 200 करेंगे, लेकिन वालियों के ऊपर आप इतना बड़ा फ्रेट जो है लेके जा सकते हैं। और दुनिया में जो मैंने बिजनेस किया अमेरिका के अंदर,
उसमें यह है कि कम से कम प्राइस रख के कंपटीशन को किल करें और आप वॉल्यूम के ऊपर बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आज़म सवाती साहब, वफाकी वज़ीर बराए रेलवे। यकीनी तौर पर रेलवे पाकिस्तान जो है ये हमारा एक असासा है और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान इस एज ऑफ कनेक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड हो। सी पैक की बात की जाए तो ये भी तो एक कनेक्टिविटी का मंसूबा है जो दुश्मन को एक आंख नहीं भाता। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन आ जाए। फिर समझौता एक्सप्रेस चलाई गई थी लेकिन उसको दुश्मन ने खुद उस सारे मंसूबे पे हमला करके, किसको याद नहीं, वो हाँ उसको दहशतगर्दी का निशाना बनाया क्योंकि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की इस तरह की जो कोशिशें हैं तजारती रवाबित की उसको कामयाब होने दिया जाए। अच्छा इक़दाम है और हम उम्मीद करते हैं कि ये इसके बाद, क्योंकि अब आप देखें ना कि टर्की की तरफ वैसे भी पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा रुझान है और तेहरान कितने लोग जाते हैं, ज़ायरीन कितने जाते हैं, तो ये अगर ट्रेन उसमें मुंतकिल हो जाए पैसेंजर ट्रेन में तो फिर भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर। हमारी दुआ है कि इस तरह के तमाम मंसूबे जो हैं वो कामयाब हों और रवा दवा रहें। अब बात करेंगे कुछ कोरोना वायरस की, जहां केसेस की बढ़ती हुई तादाद और पाकिस्तान भर के अस्पतालों पर शदीद दबाव के दौरान मुल्क के निज़ाम सेहत को एक और बहरान का सामना है। और ये बहरान जो है इसका कोविड से एज सच कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन ये बहरान पैदा किया गया है या लाया गया है। और कोविड के साथ इसका ये लिंक ज़रूर बनता है कि एक तरफ हम इमरजेंसी की हालत में हैं और दूसरी जानिब हम कर क्या रहे हैं, क्या प्लानिंग का फुकदान है, क्या हमारी नीयत जो है वो दुरुस्त नहीं है कि दिमागी अवारिस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दर्जनों मुनासिब कीमत की अद्वियात मार्केट में दस्तयाब नहीं है। और कोरोना के दौरान भी हमने देखा कि जो कोरोना के अंदर डॉक्टर्स बता रहे थे कि ये इंजेक्शन होने चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, वो शॉर्ट हो गई थी या महंगी हो गई। एक जो है ना, एक तो बहरान या एक वबा है जो कि मैन मेड, जो हमारे बस से बाहर है, ये मैन मेड बहरान जो कि क्रिएट किए जाते हैं और इसका सामना है इस वक्त मुतादिद अदविया साज कंपनियों ने कारोबारी तौर पर इस्तेहकाम के फुकदान या रेगुलेटरी मसाइल के बाइस इन अद्वियात की पैदावार रोक दी है। और ये इंतहाई ज़रूरी अद्वियात हैं जिन्हें कभी मरीज़ बाकायदगी और अमूमी तौर पर इस्तेमाल करते थे, अब फौरी तौर पर ये दस्तयाब नहीं हैं। ऐसी मेडिसिन हैं, अब एक मेडिसिन शायद एक शख्स नहीं लेता लेकिन वो जो दूसरा शख्स ले रहा होता है उसके लिए वो उतनी ही ज़रूरी है जितनी कोई दिल के अमराज की हो, जितना वो कैंसर के लिए कोई दवाई ले रहा हो। जबकि याद रहे कि डिप्रेशन और इससे जुड़े हुए बहुत सारे अवारिस जो हैं ये बड़ी दुनिया में तेज़ी से फैल रहे हैं और ख़ासतौर पर कोविड के साथ इनका एक लिंक भी है कि कोविड के दिनों में पूरी दुनिया ने देखा कि दिमागी अमराज, डिप्रेशन जो है उसमें इजाफा हुआ। तो अगर उसकी अद्वियात ही नहीं मार्केट में होंगी तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है और इसमें जो अदम पैदावार इसकी वजह है। और वो वजह क्यों है, क्योंकि सुनने में ही आया है और ज़राए जो है वो ये बताते हैं कि अद्वियात की कीमतें जो हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं उतना मिल पा रहा, जिसकी वजह से कंपनियों ने इन अद्वियात को बनाना छोड़ दिया, इनकी पैदावार रोक दी, जिसकी वजह से मार्केट में इनकी कमी की वजह से बहरान जो है वो पैदा हो रहा है। और मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये एक बहुत अहम चीज़ है कि वो कौन सी अद्वियात बनाना चाह रहे हैं, कौन सी अद्वियात नहीं बनाना चाह रहे, ये फैसला किन बुनियादों पर किया जाता है, इस हवाले से बात कर लेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन तौकीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर साहब, फरमाइएगा इस हवाले से कि हम आए रोज़ ये सुनते हैं कि फ़लाँ जो मेडिसिन है वो शॉर्ट हो गई है, इसकी वजह क्या होती है, मैन्युफैक्चरर्स क्यों नहीं बना रहे होते हैं, क्या वो एक पॉइंट होता है जब ये फैसला किया जाता है कि ये अद्वियात अब नहीं बनाई जाएंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया। मैं आपकी ये बात सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जब ये कोविड का शुरू हुआ इस साल शुरू में, तो आपने सुना होगा कि बहुत सी जो अशिया हैं उनको नापैद हो गई थी, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कि 95% मेडिसिन माशाल्लाह यहीं पे बनती हैं और मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करती हैं। आपने ये नहीं सुना होगा कि दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई, और वी एज अ एसोसिएशन हमने भी मेड श्योर के तमाम ज़रूरी अद्वियात जो हैं वो ना सिर्फ अवेलेबल हों बल्कि कोविड के हवाले से जितनी जल्दी हमने वो सैनिटाइज़र और ये मास्क और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल करवाई, वो आपके सामने है। सेकेंडली, आप कह रहे हैं ये जो शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, ये दिमागी अमराज की जो आप अद्वियात की बात कर रहे हैं, पहले तो मैं ये आपका परसेप्शन सही कर दूं कि किसी तरह की शॉर्टेज नहीं है। ये अद्वियात जो हैं ये साइकोट्रॉपिक अद्वियात होती हैं और इसको ये चूँकि आम इस्तेमाल की नहीं है, ये ज़रूर है कि हर मेडिकल स्टोर पे ना हो, क्योंकि इन अद्वियात को बेचने के लिए जो मेडिकल स्टोर्स हैं बड़े, उनके पास फॉर्म 9 होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ लीगली दे कैन नॉट सेल ये, क्योंकि ये प्रोडक्ट, ये जो अद्वियात हैं ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं। तो ये हो सकता है कि किसी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल ना हो, लेकिन मैंने खुद चेक किया है, ये सारी जो अद्वियात हैं ये सब मेजॉरिटी से अवेलेबल है।
अब जहाँ तक ये आ गया कि जी शॉर्टेज किन अद्वियात की हुई, आपने सुना होगा कि 94 अद्वियात की कीमतों में जो है वो उनकी प्राइस फिक्स की गई। ये वो जान बचाने वाली थी जो कि काफ़ी अरसे से मार्केट में नहीं थी, और उसकी वजह यही थी कि उनकी एक तो प्राइस बहुत कम थी, 13 साल प्राइस मुंजमद रही, इजाफा नहीं हुआ, प्राइस को पैरेट पे जो है वो देखा नहीं गया, तो जिसकी वजह से ये हुआ कि ये बहुत सारी ये आम इस्तेमाल की नहीं थी, लेकिन जिसको आप ज़रूरी है उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। उसमें दिल की अमराज की थी, उसमें अब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा फैसला किया, क्योंकि ये अद्वियात या तो मिल नहीं रही थी या ये 10 गुना ज़्यादा प्राइस में स्मगल्ड मिल रही थी, जिसकी जो है एफिकेसी का भी हमें नहीं मालूम था। तो ये तो डॉक्टर फैसल सुल्तान ने, आपको याद होगा कि अनाउंस किया था कि 94 जान बचाने वाली अद्वियात और जो ज़रूरी अद्वियात हैं उनकी प्राइस फिक्स की। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि अगर वो 2 रुपए की एक टैबलेट थी जो कि बना नहीं पा रही थी इंडस्ट्री, लेकिन जब उसको 3.5 रुपए की किया तो ये शोर हुआ कि जी 200% इजाफा हो गया, 150% इजाफा हो गया। आई थिंक दूसरा हल क्या था कि लोगों को मारा मारा फिरने रहने दें, यही आप इशू था। लेकिन सर ये जैसा आप कह रहे हैं कि इजाफा किया गया, उसके बावजूद मार्केट में ये अद्वियात क्या दस्तयाब है? जान बचाने वाली अद्वियात क्या मार्केट में अब मौजूद है उस तादाद में जिस तादाद में चाहिए हैं? जी, अब ये जो देखें 2 महीने पहले ये जो 94 अद्वियात अवेलेबल, इनका प्राइस फिक्स हुई और माशाल्लाह अवेलेबल होना शुरू हो गई हैं। लेकिन आप हवाले से बात कर रही हैं ये जो दिमागी अमराज की, ये सब अवेलेबल हैं। देखें, इन बहुत सारी अद्वियात जो है हम गवर्नमेंट को भी सप्लाई कर रहे हैं, टेंडर में भी दे रहे हैं, तो ये हकीकत नहीं है। अगर कोई है तो स्पेसिफिकली बताएं। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सी मल्टीनेशनल की जो अद्वियात पुरानी थी वो किसी वजह से उन्होंने बनाना छोड़ दी, तो उसके जेनेरिक्स, उसके मुतबादिल लोकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल सही। तो आपके ख्याल में ये शॉर्टेज पैदा क्यों होती है? क्योंकि हमने देखा है जब एक अमरीकी सदर की तरफ से आया कि एक मलेरिया की जो दवाई है वो शायद कोविड के लिए इफेक्टिव है, तो उसको एकदम से एक्सपोर्ट उसकी शुरू हो गई और गैर ज़रूरी एक्सपोर्ट शुरू होगी, फिर वो ऑफ शेल्फ भी हो गई, बहुत सारी हमारी जो है वहाँ से गायब भी होगी। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तो उस वक्त वो चीज़ नायाब हो जाती है? क्या इसमें भी कोई कार्टेल माफिया काम करता है, या इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पे आती है, या बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे ऐसे डीलर्स जो हैं ड्रग के, वो भी इसमें अपना किरदार अदा करते हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसे खुराक की होती है ऐसे दवाइयों की भी की जाती है जिसका सफर अवाम है? ये भी बिल्कुल सही नहीं है। आपने क्लोरोक्विन की बात की है, हुकूमत ने हमारा साथ दिया। जैसे ही ये इस्टेब्लिश हुआ कि जी ये शायद कोविड में जो है वो इस्तेमाल की जानी चाहिए और इसका इफेक्ट है, तो फौरी तौर पे ड्रैप ने जिन कंपनीज ने अप्लाई किया एमरजेंसी बेसिस पे इसकी रजिस्ट्रेशन दी, और अब ना सिर्फ ये दवा यहाँ पे मौजूद है बल्कि इतनी वाफिर मिकदार में है तो एक्सपोर्ट भी की जा सकती है। और एक्सपोर्ट क्यों ना करें, जो है रेवेन्यू आएगा कंट्री को, तो बिल्कुल इसकी शॉर्टेज नहीं है। और ये तो हुकूमत ने बड़ा हमारा साथ दिया, ड्रैप ने और इन्होंने, कि फ़ौरन ऐसी अद्वियात जिनको एमरजेंसी फास्ट ट्रैक पे जो है वो इन्होंने रजिस्ट्रेशन दी है। ये मैं आपको फिर बहुत जिम्मेदाराना बयान दे रहा हूँ कि किसी तरह की अद्वियात की शॉर्टेज नहीं है। जहाँ जिनकी शॉर्टेज थी उस पर गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, उसकी प्राइस फिक्स की, अब माशाल्लाह वो अद्वियात मिल रही हैं और मुनासिब कीमत पे मिल रही हैं। तो उसको परसेंटेज में देखें, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव हमारा भी ये है और हम सबका भी होना चाहिए, और आप लोगों का जो मीडिया से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो है, आप ये देखें, एक बहुत पिछली 12-13 साल से हम लोग प्राइस के इशू में फंसे हुए थे। गवर्नमेंट ने एक प्राइसिंग पॉलिसी दी है और अब हमने ये देखना है, देखें ये इंडस्ट्री 700 मेडिकल जो है हमारे फार्मास्यूटिकल यूनिट हैं और कितने यंग लोगों को जो बीएससी करके बिल्कुल ठीक है। तौकीर साहब, जो आप बातें कर रहे हैं, हमें जो चीजें रिपोर्ट हुई हम उसके मुताबिक कर रहे हैं। अवाम को ये फैसला करने दें कि वो चीजें, वो अद्वियात मार्केट में हैं या नहीं है। आप जिस तरह कह रहे हैं कि अवेलेबल है और हम तक रिपोर्ट्स हैं कि वो अवेलेबल नहीं है। बहुत शुक्रिया। तौकीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एंड लेट्स होप एंड विश कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही हो। हमारी भी ख्वाहिश यही है कि हमारी आवाम जो है उसको रिलीफ मिलता रहे और उसको अद्वियात भी मैसर होती रहे। एक और अच्छी खबर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और वो ये है कि हुकूमत ने कारोबार को दस्तावेजी शक्ल देने और सार्फिन को टैक्स नेट में लाने की गर्ज से एक नई स्कीम मुतारिफ करवाई है, जिसके तहत रजिस्टर्ड दुकानदारों से, अब इसमें जोर जो है वो रजिस्टर्ड दुकानदारों पे होगा,
उनसे ख़रीदारी करने वाले सार्फिन को कैश बैक के जरिए अदा करदा टैक्स का 5% हिस्सा वापस वसूल करने की सहूलत दी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही आप बड़ी टैक्स दे ही रहे हैं। हाँ, आपकी जो ग्रोसरी होती है ना, आप बहुत सारी शॉपिंग कर रहे होते हैं, चीज़ें खरीद रहे होते हैं, तो उस पर आपका एक टैक्स कट रहा होता है। अगर आप वो रजिस्टर्ड दुकानदार से खरीदेंगे तो फिर आप उसमें से 5% वापस, क्योंकि आप तो वो दे ही रहे हैं, दुकानदार वो वसूल कर ही रहा है। दुकानदार क्या हुकूमत को वो दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्वेश्चन इसमें है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इस स्कीम से फायदा उठाने के लिए सार्फिन को टैक्स आसान मोबाइल ऐप के जरिए अकाउंट खोलना होगा। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए मालियत की अशिया की खरीदारी की सूरत में 17% के हिसाब से 17,000 रुपए स्टैंडर्ड जो सेल्स टैक्स है वो कट जाएगा। फिर कैशबैक स्कीम के तहत इस अदा करदा टैक्स का 5% आपको मिलेगा। उस 17% में से जो 5% होगा वो आपको मिलेगा, यानी कि तकरीबन 850 रुपए सार्फिन को वापस मिल जाएंगे। और आई थिंक ये बहुत अच्छा कदम है हुकूमत का। इसके जरिए से टैक्स नेट में आएंगे वो तमाम लोग जो कि टैक्स वसूल करते हैं, सेल्स टैक्स, लेकिन आगे हुकूमत को नहीं देते। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे माहिर टैक्स उमूर खुर्रम शहजाद साहब। फरमाइएगा कि ये जो हुकूमत ने लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए नई स्कीम मुतारिफ करवाई है, इसका फ़ायदा क्या होगा और किस किस को होगा? तो देखिए, इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं ये बड़े इनकरेजिंग होते हैं और बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि FBR या कोई भी हमारी जो भी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, प्रोविंशियल हैं या फेडरल हैं, उनको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये सोचना चाहिए इस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि टैक्स कलेक्शन जो है इस वक्त एक आर्ट और साइंस जो है दुनिया में है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप कोई टैक्स थोप देंगे या कोई चीज़ करेंगे तो आपको टैक्सेस आ जाएंगे। और ख़ासकर ऐसी इकोनॉमीज़ में हमारी जैसी जो कि बेसिकली अनडॉक्यूमेंटेड ज़्यादा हैं, यहाँ पे कैश पे बहुत ज़्यादा काम होता है। दूसरा ये कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, टैक्सेस नहीं इकट्ठे किए जाते, हालांकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल अच्छी डेवलपमेंट है। इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा टफ होगा नेचुरली, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं और ख़रीदते वक्त आप टैक्स देते हैं और वो टैक्स की रसीद आप लेके फिर आप जमा करवाएंगे या उसको अपलोड करेंगे, उसके बाद आपको रिफ़ंड मिलेगा, ये थोड़ा सा टफ जो है वो काम होगा। ये इसका सिस्टम डेवलप है नहीं है, किस तरह से FBR करेगा, क्योंकि देखें आपको पता है कि जो टेक्सटाइल्स वाले हैं या जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके रिफंड्स भी काफ़ी अर्से तक फंसे रहे हैं और बहुत मुश्किल से रिफंड्स निकलते हैं। और इवन एक इनकम टैक्स पेयर भी जो होता है, जो फाइलर भी होता है, उसका भी कोई टैक्स रिफंड बनता है तो वो उसको भी ह्यूमन इंटरेक्शन का जो है वो सामना करना पड़ता है और एज अ रिजल्ट उसके जो है टैक्स रिफंड्स, यानी कि उसने टैक्स ज़्यादा दे दिया अपनी जो है वो टैक्स लाइबिलिटीज़ है, टैक्स जो देना चाहिए था उससे ज़्यादा दे दिया है और उसको वापस चाहिए, अब उसकी एडजस्टमेंट चाहिए वो होने के लिए और वापस पैसा मिलने के लिए बड़ा टफ काम है। तो सिस्टम ड्रिवन एक चीज़ होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, ये अगर आप लेट्स से 17% सेल्स टैक्स से आप जमा करवाएंगे, 5% वापस मिलेगा, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, ये लोगों को इनकरेज करेगी। और दूसरी बात जो आपने बात की कि क्या ये दुकानदारों को जो है फ़ायदा होगा या वो आएंगे टैक्स नेट में, बिल्कुल। ये अब पिछला जो साल गया था, पिछले FBR के जो चेयरमैन थे उन्होंने ये चीज़ इनिशिएट भी की थी और जो है उससे ये फ़ायदा हुआ था कि लोग टैक्स नेट में आना शुरू हो गए थे, खासकर रिटेल सेक्टर वो टैक्स नेट में आना शुरू हो गया था, क्योंकि फ्रंट लाइन पे वही हैं और यहाँ से जो है वो चीज़ शुरू होती है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों एंड्स के लिए अच्छा है अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। एक मरतबा रिफंड आना शुरू हो गया, लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि जी मेरा 17% सेल्स टैक्स नहीं है, मुझे टैक्स देने के लिए मुझे 5% वापस मिल रहा है। ठीक है खुर्रम शहजाद साहब, हम छोटे दुकानदारों की अगर बात करें, क्या उनके लिए इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बनना आसान होगा? उनको किन मुश्किलात का सामना होगा? और अगर लोगों को ये बात समझ आ गई तो लोग तो बड़े मॉल्स में जाएंगे, हाँ। लोग बड़े दुकानदारों के पास जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी देते हैं, कैश एंड कैरीज में जाएंगे, उधर जाएंगे, वहाँ पे ऑलरेडी ये है सिस्टम कि आप वहाँ का जो है दे सकते हैं टैक्स रिडक्शन और आपको मिल जाती है फिर उसकी सर्टिफिकेशन कि अच्छा है आपने इतनी सेल्स टैक्स जो है दिया हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए ये चैलेंज जो है ना वो मिड टू लोअर टियर जो रिटेल सेक्टर है उस पर डेफिनेटली होगा। मैं मिसाल देता हूँ कि इसको जो हमारे कराची में भी और जो लाहौर में भी और इवन इस्लामाबाद में भी जो बड़ी मार्केट्स, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद और दूसरे जो हमारे सिटीज़ हैं, यहाँ पे जो छोटी मार्केट्स होती हैं, जैसे मैं 2 की एग्जांपल देता हूँ कि कराची में जोड़िया बाज़ार है और लाहौर में अनारकली बाज़ार है। यहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ का कारोबार होता है और बहुत सेगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दुकानदार बहुत ज़्यादा हैं। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये इतना आसान नहीं होगा, खासकर इस सेगमेंट में एंट्री करना, इस सेगमेंट को। और देखें ये मकसद यही है कि यहाँ पे जाया जाए, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि सिस्टम पहले, जैसे आपने अभी खुद कहा कि हम अगर बड़े मॉल्स में जाते हैं वहाँ तो आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, वहाँ तो आपको पर्चियाँ मिल जाती हैं, वहाँ तो आपको सेल्स टैक्स लगता है,
लेकिन इसको नीचे लाने के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम भी हमें चाहिए, बहुत इनेबलर की जो है ना वो पोजीशन होनी चाहिए FBR की, और उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है फराह वो होना चाहिए। वो मुझे लगता है इतना आसान है, शुरू में नहीं होगा, बट अच्छा स्टेप है, हमें इनकरेज करना चाहिए। इस तरह के स्टेप्स आएंगे तो नेचुरली हमारी आस्ते आस्ते इकोनॉमी में बेहतरी आएगी, टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा, रिसोर्स हमारे पास आएंगी, तो उसका फायदा हमें इनडायरेक्टली जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, डेफिनेटली। लेकिन खुद साहब ये फरमाइएगा ना कि हमारे यहाँ तो कच्ची रसीद दी जाती है, पक्का बिल तक देने में लोग जो है वो रिलक्टेंट होते हैं। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, फिर ज़्यादा इन्फोर्स करने की कोशिश की जाए तो लोग एहतजाजों पे आ जाते हैं, कहते हैं जी हमारे ऊपर तो जुल्म हो गया, हमसे तो आप ये क्या मांग रहे हैं। तो आप इस तमाम मामले को खुश उसलूबी से हैंडल होते हुए देख रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन में जो मसाइल है उनको भी हल होता देखेंगे? नहीं, देखिए मैंने ये कहा ना कि शुरुआत इनिशिएटिव तो होना चाहिए, उसको कैसे इम्प्लीमेंट आगे करना है, ग्लिचेस आएंगे, नेचुरली इसमें बड़े प्रॉब्लम्स होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि बड़ा स्मूथ एंड क्लीन चले चीज़, ये मसले होंगे। लेकिन देखिए इसमें की क्या है, जो दुकानदार है वो कब आपको जो है रसीद देने पे मजबूर हो सकता है, जब दुकान पे आने वाला ग्राहक, जो बायर है, जो कस्टमर है, वो इस चीज़ को मांगे, वो कहे कि जी मुझे आप इसकी रसीद दें, मुझे आप इसका सेल्स टैक्स कब दिखाएं, कहाँ है। मैं खुद जाता हूँ, अगर लेट से कोई भी लोग जाते हैं सुपर स्टोर्स पे या छोटे स्टोर्स पे भी, तो मैं पूछता हूँ कि जी आपका सेल्स टैक्स का मुझे बताएं नंबर क्या है, आप क्या करते हैं। ये अवेयरनेस जो है ना ये भी आनी चाहिए। अगर आपका बायर मांगेगा ये चीज़ कि जी मेरे पैसे पे टैक्स कट रहा है और कट रहा है, आप उसकी मुझे रसीद दें या उसको मुझे कुछ हल दें, और उसका एक डायरेक्ट कोई ऐसा ऐप ड्रिवन कोई चीज़ ऐसी हो कि वहीं पर ही आप अपलोड करें, वहीं पर ही बताएं कि जी ये देखें ये दुकानदार मुझे जो है ये नहीं दे रहा, या ये टैक्स की जो रिसीट नहीं दे रहा। तो ये देखें इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और म्यूचुअली हमें जो है ना मिल के चलना है। ऐसा नहीं हो सकता दुकानदार आइसोलेशन में चले, बायर आइसोलेशन में चले और FBR जो बहुत बड़ा टैक्स जो है इकट्ठा कर सके, ऐसा नहीं हो सकता, सबको मिलकर चलना। ठीक है खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। जरूरी है कि अवाम ये बात समझें कि चाहे छोटा दुकानदार है, आपसे वो टैक्स ले रहा है, वो कोई आपका रिश्तेदार नहीं है कि आपसे टैक्स नहीं ले रहा, क्योंकि उसने आगे टैक्स जमा करवाना है, थोड़ा बहुत जितना भी शो करके उसने करवाना है, तो उससे जाके डिमांड करें कि भाई आप हमसे टैक्स थोड़ा बहुत भी जमा कराएं, तो भी बहुत सारे लोग तो बिल ही नहीं देते, रजिस्टर्ड ही नहीं है, और फिर वो सेल्स टैक्स आप तो दे रहे हैं। हुकूमत ने अभी ये स्कीम निकाली है कि आपको उसमें से 5% का रिबेट मिल जाएगा, यानी वो वापस आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर कोशिश करें कि रजिस्टर्ड दुकानदारों से ख़रीदारी करें और इस सहूलत का फ़ायदा उठाएं और अपने हुकूक को जानिए, समझिए और फिर उस पर अमल कीजिए। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद फिर मुलाकात।